एंड दिस इज योर होस्ट भानु। मैं अभी हिंदी में कोशिश करता हूँ बात करने के लिए, एंड हमारे साथ है श्री अरुण जी। अरुण जी इज electronics and communication engineer. He has done his engineering in electronics communication भारत में, गोरखपुर से किया है। फिर उसके बाद आईआईटी में मास्टर्स किया है उन्होंने। देन सिंगापुर में वो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम किया। वेरी नॉलेजेबल एक्सपीरियंसड है। उसके बाद अमेरिका आ गए वो, एंड अमेरिका में भी एवियनिक्स में काफ़ी उसका रिसर्च है, और कुछ-कुछ ऐसे काम है जो हम यहाँ बता नहीं सकते। डिफेंस के लिए वो करते हैं। इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। राडार, खासकर राडार में, एवियनिक्स में, स्पेस टेक्नोलॉजी में उसका क्या बोलते हैं, ग्रिप बोलते हैं, लाइक अच्छा वो है। ही हैज़ अ वेरी गुड ग्रास्प एरोप्लेन्स एंड ऑल। तो आज वी विल स्टार्ट एक वंडरफुल कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम चाइना के बारे में। तो धन्यवाद अरुण जी। नमस्ते भानु जी, आई एम वेरी ऑनर्ड। और सेवा, भारत माता को सेवा का मौका मिला तो, और ये सेवा अपने मातृभाषा में होना जरूरी है। नो मैटर वी आर गुड और नॉट, वी शुड ट्राई टू रीच आउट। एंड हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे भारत के प्रदेश के लोग हैं, आम लोग हैं, वो हम इन बातों को समझ पाएं। तो एक बहुत बहुत अच्छी सेवा आप कर रहे हैं भानु जी, एंड मैं बड़ा प्रसन्न हूँ इसमें योगदान देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। एंड हिंदी मेरे मातृभाषा नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ। वैसे तो हम अवश्य। हैदराबाद में थोड़ा बहुत उर्दू जैसा हिंदी, हिंदी इज नॉट प्रॉपर हिंदी। तो पहला ये शो है ये चाइना के बारे में। बहुत लोग सोचते हैं चाइना एक ही कंट्री है, चीन लोग एक ही लोग है, लाइक एक ही मजहब, एक ही जाति, एक ही कास्ट, कुल ऐसा सोचते हैं चाइना लोग एक ही। बट चाइना में भी बहुत अलग-अलग तरह के लोग हैं। तो इसके बारे में आज आपसे थोड़ा बातचीत करूँगा, और क्या है चाइना के अंदर, कैसे लोग अलग-अलग हैं, तो वो आज बात करेंगे। अवश्य अवश्य। तो अम, भारत में जन्म होने के कारण मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। तो मेरी मातृभाषा अवधी है, जो अ, हिंदी से, हिंदी इज डिराइव्ड फ्रॉम अवधी इन सम वे, आई वुड से। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि उत्तर भारत में जो हिंदी समझता है वो तो मेरी बोली को समझ लेगा, परंतु गांव और अम, शहर उत्तर प्रदेश के हैं जहां आम लोग रहते हैं, अ, उन तक हमारा ये थोड़ा सा जो विश्लेषण है और जो ज्ञान है पहुंच जाए, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अ, चीन और भारत के रिश्ते मैत्रीपूर्वक थे, किंतु पिछले 150 साल में कुछ ऐसी बात हुई जिसके कारण अभी देखिए कि युद्ध की कगार पे हम खड़े थे। और ये तो अम, ये तो टेम्परेरी फेज है। चीन से युद्ध आगे होने की संभावना बहुत है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे आम लोग समझ पाएं हुँ। कि जब हम चीन शब्द यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीन है क्या। हुँ, हुँ। और जिन्होंने इस पे गहन से बात नहीं की है, ये जो पावर पॉइंट है, हमारी कोशिश होगी इससे हम बता पाएं कि भौतिकी अगर चीन की देखी जाए तो चीन यथार्थ में है क्या। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं भारत से बाहर उन देशों में भी रहा हूँ जहाँ पर चीनी मूल निवासी हैं, इस सिंगापुर प्रकार में थे आप? या सिंगापुर में। हुँ। तो मुझे आभास है कि हर चीनी अपने आप को एक चीनी नहीं समझता। हालांकि जैसा भारत में है साउथ, नॉर्थ।
ऐसा हाँ चीन में भी है। जी जी। तो इस प्रकार से काफी काफी देयर इज जो जो मूल चीन है वो अलग है। तो अधिकांशतः भू राजनीतिक अध्ययन का जो स्रोत है उनका इतिहास, सभ्यता, शक्ति प्रक्षेपण, संसाधन, विश्व मानचित्र पे जो स्थान है वो इस पे निर्भर करता है। तो अब मैं अवधि में बोलूंगा। बोलिए। हाँ, जब आप भारत का अध्ययन करते हैं तो आप अवधारणा का उपयोग करते हैं, जैसे कि ये नेता गुजरात से हैं, दक्षिण से हैं, दक्षिण संस्कृति और जाति आदि का प्रयोग कीन जात है। और जब आप पश्चिम से बात करते हैं तो आप राष्ट्र के अंदर जाति क्षेत्र का उपयोग करते हैं। लेकिन जब चीनी विश्लेषण की बात आवत है तो आप शायद ही कभी ऐसा विश्लेषण देखे हैं। तो ईशो चीन के ओकर प्रांतीय प्रभाकन के माध्यम से समझे की कोशिश है और कि वैश्विक मामलन में दृष्टिकोण में कैसे प्रभावित करता है। तो चीन महत्वपूर्ण देश है और वो अपने आप को कैसे देखता है और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चीन हमेशा अपने भूगोल के कारण अस्थिर रहता है, ये ये जानना बहुत जरूरी है। आज हम जो लेकिन चीन लोग देखा को पता है। नहीं कि इतना वो अस्थिर थे और अभी भी है। लोग हाँ समझते हैं कि चीन एक ही देश है, और जैसे मैं उसमें मैप में दिखा रहा हूँ, तो वो प्रॉपर चाइना, हाँ वो एक्चुअल चाइना है ना। जी जी। और ये ऐतिहासिक काल में ये जो प्रॉपर चाइना है वही चीन देश है। और इस प्रॉपर चाइना में भी तीन भाग हैं जो एक दूसरे के खींचातानी रहती हैं, इसके कारण वो हमेशा अस्थिर रहे हैं। हम्म, स्थिर होने का समय कुछ ही दशकों का है। ये अगर आप भारत के इतिहास से नापें तो चीन तो बहुत ही ज्यादा अस्थिर है। तो अब हम देखते हैं जो प्रॉपर चाइना है वो एक बहुत छोटा चीन है नहीं और चीन ने कई इलाकों पे आधिपत्य जमा लिया है। तो वो आधिपत्य टेम्परेरी है, वो भी चला जाएगा। अब जब प्रॉपर चाइना ही अस्थिर है तो उसका आधिपत्य तो अस्थिर होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। समय की बात है कि हम अपने जीवन काल के अगले दशक में देख लें या उसके अगले दशक में देख लें। तो आज हम जो चीन देखते हैं उनमें अधिकांश 1940 से पहले चीन का हिस्सा नहीं थे। तिब्बत देख लीजिए, शिनजियांग देख लीजिए, और ऊपर मंगोलिया का भाग जो उन्होंने अधिया लिया है वो देख लीजिए, यूनान देख लीजिए, दक्षिण भारत का जो इलाका, दक्षिण चीन का जो अभी इलाका है वो हमेशा स्वतंत्र रहा है। तो बगल का नक्शा अगर आप देखें तो मूल चीन और आज का चीन जो पॉलिटिकल पावर है वो आपको नजर आएगी। तो यद्यपि कब्जा हुआ प्रांत ऐतिहासिक रूप से चीन से प्रभावित है, किंतु वैश्विक मामले में चीन की जो दिशा है वो केंद्र में नहीं है। एक चीज मैं आपसे साझा करना चाहता हूं भानु जी, कि हमने सुना है एशिया में एक क्षेत्र है उसका नाम है इंडो चीन। इंडोचीन, अब हम किसी से इंडोनेशिया। बात करें कि इंडो चीन क्या है, हम्म। तो जो पढ़े लिखे नहीं है, जो आजकल के पढ़े भी हुए हैं, यूनिवर्सिटी में भी पढ़े होंगे, वो इतने कूपमंडूक हैं कि उनको पता नहीं होगा कि इंडो चीन है क्या। हम्म। तो क्या हम कहें कि थाईलैंड भी चीन है, क्या हम कहें कि वियतनाम भी चीन है? क्योंकि अगर कल एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बढ़ जाए, इंडोनेशिया को भी हथिया ले, तो क्या वो भी चीन हो जाएगा क्या? तो कहने का मर्म ये है कि जो चीन मूल है वो हमें समझना चाहिए। और हम्म। जो चीन का आज का मैप है वो एक टेम्परेरी फेज है।
वो अभी बना है, और क्योंकि अभी बना है वो टेम्परेरी है, वो आगे जाके नष्ट भी हो जाएगा। तो प्रॉपर चीन जो असली चीन है, उसमें भी वो साउथ माने दक्षिण न उत्तर वैसा है? जी हाँ। तो जो इसमें प्रॉपर चीन है वो अ, 3 भागों में मूलतः बटा हुआ है। तो मतलब आप देख लीजिए, एक तो प्रॉपर चीन है, और जो चीन ने आधिपत्य किया हुआ है वो कई इलाके हैं। इराक है। तो वो तो अलग अलग है ही, पर प्रॉपर चीन में भी देखा जाए तो 3 मूल इलाके हैं। तो अगर दक्षिण की तरफ से देखा जाए तो फूजियान प्रांत से लेके गोंगडाओ, ये एक इलाका है, ये जो काली रेखा में दिखाया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि चीन के अ, मुख्य शहर जो पहले पश्चिमी ताकतों ने अधिया लिए थे, हांगकांग और मकाऊ, वो इस क्षेत्र में है। और यहाँ के जो चीनी हैं वो एकदम अलग चीनी है। उनकी भाषा अलग है, वो कैंटनीज बोलते हैं। और उत्तर बाकी सारे जो मूल चीन है वहाँ पे मैंडरीन या उस मैंडरीन जैसी भाषा का इस्तेमाल होता है। तो ये कैंटोनीज जो चीनी है वो मैंडरीन चीनी से बात नहीं कर सकते, भाषा इतनी एक्चुअली लोग सबको ये खाली इतना पता है कि मंdarini सब बात करते हैं। हाँ, फिर ये उनको ऐसा ये है नहीं नहीं। पता है कि कैंटोनीज ये दक्षिण वाले कैंटोनीज ही बात करते हाँ हाँ। हैं और उनको मैंडरिन नहीं समझ में आता या शायद इसी प्रकार जो यूनान में है, सिचुआन में है, वो भी भाषा अलग है। अलग है। हालांकि वे अगर वो लिखें तो लिखने में वो समझ में आ जाएगा, पर बोलने में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते ये। अच्छा, तो ये तो दक्षिण यहाँ, या हाँ, और ये जो दक्षिणी चीन का जो भाग है, यहाँ के लोग कैंटोनीज बोलते हैं और इनका शाम वर्ण है। तो हाँ, सारे चीनी जो है पीले रंग के नहीं होते या नहीं सफेद नहीं होते। ये तो शाम ये दक्षिणी चीन वाले जो भाग लोग हैं वो भारतीयों की तरह, जैसे मध्य प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में जो भारतीय हैं, उनका उनके जैसा श्याम वर्ण होता है। तो ये जो दक्षिण वाला जो भाग भाग है, ये 900 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। और ये प्रसिद्ध है किस प्रकार के कारोबार के लिए? वित्त तकनीकी, यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में, और शिक्षा तकनीकी, एजुकेशन से, एजुकेशन में। शिक्षा से लेते हुए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, किस तरह से लोग और ये जो इनके जो कारोबार है, ये चीन के लिए ही नहीं है, वो देश सारे पृथ्वी के लिए एक्सपोर्ट करते हैं। और ये दक्षिण का जो भाग है, ये जुआ और वेश्यावृत्ति का धंधा ज्यादातर यहीं पे होता मकाऊ में वो सब होता है। है। हाँ, हांगकांग में, करेक्ट। तो ये तो हुआ दक्षिण का भाग, जो कि इसकी अपनी इंडस्ट्री है। हाँ, अगर आप अब मध्य में आए, मध्य में या तो मध्य चीन जो है शंघाई के चोंगचिंग, शंघाई से लेके, शंघाई जो है समुद्र तट पे है, समुद्र तट पे इधर। और चोंगचिंग जो है ये बाईं तरफ अगर आप देखें, छोटा सा ब्लू कलर का इलाका, ये जो है, ये जो क्षेत्र है, इसको मध्य चीन कहा जाएगा। आप देखेंगे इसमें सिचुआन नहीं आएगा, और और कंघाई नहीं आएगा। अ, तो ये जो है, ये मध्य चीन है। ये जो इलाका है ये बहुत गरीब और मजदूर वर्ग का रहा है। तो यहाँ के लोग जो है बड़े प्रताड़ित रहे हैं, तो कम्युनिज्म इधर से ही आया है। जिसके कारण कम्युनिज्म का जन्म, चीनी जन्म कम्युनिज्म का जन्म चीन यहाँ से हुआ। कम्युनि अच्छा इधर। हाँ। क्योंकि चीनी कम्युनिज्म बहुत भिन्न है रूसी कम्युनिज्म से या यूरोपियन कम्युनिज्म से। तो यूरोपियन तो थोड़ा पैसे वाले हैं। हाँ, पर कम्युनिज्म तो है। थोड़ा सा इधर तो एकदम मजदूरी लोग है। हाँ, और चीनी कम्युनिज्म एक कारण है जिसके कारण वो जो है
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है बनी थी, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी से एकदम अलग हो गई थी। तो ये क्षेत्र है जहाँ पर जो है माओ ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना रखी और फिर वो मोर्चा निकालते हुए सारे चीन में गए और जो चीन के जो सत्ताधार राजा थे उनको जो है उखाड़ फेंका। तो यहाँ ये मध्य, हाँ, और ये मध्य भाग हमें भारतीयों को अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि जो जो घृणा या लड़ाई का भाव है चीनियों में भारत के विरुद्ध, वो ज्यादातर इस मध्य चीन से आ रहा है। तो ये जो मध्य चीन है, ये इसका तटीय इलाका जो है 1800 किलोमीटर का है, और ये जो है ये सारा उत्पादन और शोध जो है चीन का यहाँ पर होता है। तो ये समझ लीजिए कि ये मूल चीन का हृदय है। और यह इलाका जो है यांगसे नदी की प्रणाली पे आधारित है। तो यांगसे एक बहुत ही मुख्य नदी है। यांगसे के कारण ही इतने लोग चीन में रह पाते हैं। और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो वू भाषा बोली जाती है, जो एक मैंड्रीन का अपभ्रंश है। तो यहाँ के लोगों को अगर आप देखेंगे, ये भी ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती इनकी, और ये आपको यूपी की तरह या मध्य प्रदेश की तरह जो है लोग इसमें जो है थोड़ा गौर वर्ण के होते हैं अपेक्षा की दक्षिण चीनियों के। इसके बाद अगर हम जाएं उत्तर में, तो उत्तर का ये छोटा इलाका है, पर ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। तो उत्तर में लगभग 900 किलोमीटर तटीय क्षेत्र है। उसका मुख्य रूप जो है बीजिंग और तियानजिन है। ये दो मुख्य सिटी हैं, इलाके हैं, और ये इलाका समतल है। और इस इलाके का भरण पोषण पीली नदी करती है, येलो रिवर। और इस कारण जो है यहाँ बाढ़ या सूखा पड़ता है। पानी ठीक नहीं बरसा तो सूखा, पानी ठीक पड़ गया तो बाढ़ के कारण त्राही त्राही। तो ये जो पीली नदी है, ये चीन के शोक की नदी कहा जाता है। शोक की, क्योंकि इस नदी ने कभी खुशी नहीं देखी, या तो बाढ़ देखा या सूखा देखा। इसी प्रकार की एक नदी बिहार में है, जो या तो खूब बाढ़ आती है तो गांव के गांव बह जाते हैं। इसी प्रकार ये पीली नदी है। और यहाँ मंचू लोग भी कहते हैं ना इनको। हाँ जी। तो यहाँ पर जो लोग हैं ये ज्यादातर हान है। हान। और ये हान जो है ये प्रजाति कोरिया से आई मंचू प्रजाति है। तो ये मंचूरियाई क्षेत्र कहा जाता है चीन का जो उत्तर भाग है। और जो हान है ये उनका बहुत ज्यादा प्रभुत्व है। और ये जो हान है इनकी लंबाई बाकी चीनियों से काफी लंबी होती है। और ये क्योंकि बहुत उत्तर में है, बर्फीला इलाका है, तो इनका जो रंग है वो ज्यादा गोरा है। तो अगर आप ये तो देख लीजिए कि ये तीन इलाके हैं, भाषा, भोजन, देखने के इलाके से और हिस्ट्री के इलाके से, ये चीन के अलग अलग इलाके हैं, और ये कभी एक साथ रेयरली कभी हुए हैं। तो परिभाषित व्यापक क्षेत्रण के साथ अगर आप नक्शा देखें तो ये सब मुख्य रूप से व्यापार और परिवहन पे रहते हैं। पूरा चीन वो दक्षिण क्षेत्र है, वो समुद्रन का उपयोग कर रहा है, और बाकी जो समुद्र के आसपास
राष्ट्र हैं, वियतनाम है, सिंगापुर है, जापान, इनसे काफ़ी नज़दीक है और उनके साथ इनका काफ़ी व्यापार रहा है। तो ये दक्षिण वाले जो लोग हैं ये मूलतः व्यापारी हैं और सोचने का काम करते हैं। प्रोडक्शन का काम जो है कम है। मध्य जो क्षेत्र है वो यांगसे नदी पे आश्रित है और ये जो मध्य क्षेत्र है ये काफी चौड़ा है। तो एक तरफ से वो तिब्बत के पूरा पास इतना है सा। और और तिब्बत तिब्बत के पास है, तो इसके कारण जो है यहाँ जो व्यापार होता था सिल्क का। वो समुद्र से ही नहीं, वो यूरोप और भारत और ईरान तक व्यापार होता था। तो वो व्यापार का जो रास्ता था उसका नाम सिल्क रूट पड़ा था, किंतु वो सिल्क रूट वो भारत से जितना व्यापार होता था, सिल्क रूट में चलने वाले जो व्यापारी थे मध्य एशिया में, वो अधिकतर भारतीय थे, चीनी नहीं थे। हम्म। हालांकि उसमें जो माल जाता था, भारत से माल जाता था और चीन से उनका रेशम जाता था। तो इसीलिए उस उस मार्ग को रेशमी मार्ग या सिल्क रूट कहते हैं। तो यहाँ के उभरे वाले नेता जो हैं जितने चीन के थे, वो तिब्बत और जिंगजियांग पर कब्जा करने के कारण इनका असर अ, मध्य मध्य चीनी वालों के जो नेता थे उन्होंने काफी, उनका असर चीन और जिंगजियांग में हुआ है। और ये जो मध्य भारत है वो भारत से नफरत करता है। हाँ, ये क्यों? अब क्योंकि आप ये पूछेंगे कि भारत से क्यों नफरत करता है, क्योंकि हाँ। बुद्धिज्म तो चीन का भारत से गया था हम्म। और बुद्धिज्म, भारत ने चीन पे धर्म से, अपने धर्म और ज्ञान से विजय पाई, शस्त्रों से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। किंतु अब जो है मध्य मध्य चीन वाले जो लोग हैं वो भारत से बहुत ईर्ष्या और नफरत करते हैं। उसका कारण है 1840 में, जब भारत में ब्रिटेन का आधिपत्य था, भारत के कुछ क्षेत्रों में, सारे सारे भारत में तो नहीं था। हम्म। तो ब्रिटेन की जो इंपीरियल पावर थी वो बाकी क्षेत्रों में जाना चाहती थी और उन्होंने चीन में जाके अफीम का युद्ध किया। आपने सुना होगा ओपियम वार। ओपियम वार। अगर आपने मंगल पांडे पिक्चर देखी थी हम्म। तो उसमें मंगल पांडे का जो जो दोस्त था, तो वो रखवाली करते थे बिहार में जो अफीम उगती उगती थी, तो हम्म। उसका कंट्रोल जो है ब्रिटेन करता था। तो मंगल पांडे जो है वो अफीम की खेती के स्टोरेज का हम्म। देखता था। वो जो अफीम बिहार में बनती थी, वो लोगों ने जाके, गोरों ने जाके चीन में डालनी शुरू कर दी, जिसके कारण वहाँ का समाज एकदम शत विक्षत हो गया। हम्म। और जब उन्होंने कहा कि आप ये अफीम ना लाइए, तो इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने उन पे हमला कर दिया और ब्रिटेन की फौज में जो सिपाही थे वो भारत वो है। सारे भारत के गए थे, मराठा गए थे और सिख गए थे। तो चीन लोगों को ये शत्रु बोध आज तक है कि पहले भारत हमारा मित्र था, किंतु इन्होंने शत्रुओं जैसा व्यवहार किया है। तो वो शत्रुबोध आज तक है और इसके कारण वो भारत से नफरत करते हैं। तो वो उसका बैकग्राउंड। जी जी। ये मध्य चाइना। ये मध्य इलाका है। हम्म। और जो उत्तर का क्षेत्र है वो रूस के साइबेरिया के साथ जुड़ा हुआ है और कोरिया के मंचूरिया के नजदीक है। तो इस हम्म। कारण उत्तर चीनी अपने आप को बाकी चीनियों से अलग मानते हैं और वो अपने आप को साइबेरिया और अ, कोरियन से, क्योंकि उनका संबंध रहा है सदियों तक, वो उनको नजदीक मानते हैं आज के। तो अब आप देख और वो लीजिए कि क्षत्रिय जैसा भी है ना?
हाँ, ये जो हान हैं ये लंबे हाँ, चौड़े हैं, हाँ, तो ये हम्म, क्षत्रिय ये है। हान चीनी हैं, हम्म, वो लंबे चौड़े और गोरे रंग के हैं। हम्म, वो वो ज्यादा लड़ाके या क्षत्रियों की तरह हैं। हम्म, और वो इस कारण है क्योंकि वो मंगोल की संतान है। मंगोल की संतान है। जो मंगोलिया क्षेत्र है, जो आज चीन का भाग नहीं है, हम्म, जिन लोगों को वो दरिंदे समझते थे, जिसके कारण पुराने चीन के राजाओं ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी, हम्म, उन मंगोल ने आके सारे चीन को तहस नहस कर दिया था। तो उन मंगोल की प्रजाति जो है वो आज हान बन के उत्तर चीन में बैठी है। चीन में, हाँ। और इस ये कारण वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और बाकी चीनियों को नीची नजर से देखते हैं। नीचे नजर से देखते हैं। तो ये जानने के बाद आपको ये पता चलेगा कि चीन जो है, मूल चीन भी एक एक राष्ट्र नहीं है। हम्म, तो अगर आप अगली स्लाइड पे जाएं। 4,000 साल से हाँ, चीन का वो राजा नहीं थे, एम्पायर थे, माने चक्रवर्ती, सम्राट। हाँ, सम्राट थे। हाँ, और छोटे गांव वाले, लाइक गांव का जो भी मालिक है वैसा था ना। जी हाँ, अपने आप को सम्राट कह लेने से राजा सम्राट नहीं हो जाता। पर ये अपने आप को, ऐसा है ना कि ये अपने आप को हिप्नोटाइज करते रहते हैं और अपने सारे राजाओं को सम्राट कहते थे। तो ये 4,000 साल से ये सभ्यता वहां पर है। किंतु जितने भी राजवंश और आते हैं जिनको वो सम्राट कहते हैं, ये सब चीन का एकीकरण करने के लिए कोशिश किया है, पर वो सफल नहीं हो पाए। और कोशिश उन्होंने 3 रणनीतिक दिशाओं में की। तो सब लोगों ने कोशिश किया पर कोई भी सफल नहीं हो पाया। तो एक एक रणनीति ये थी कि प्रांतन को अधिक शक्ति दो और केंद्र के पास कम शक्ति हो। तो ये रणनीति भी विफल रही। बहुत बहुत सारे सम्राटों ने कोशिश की। दूसरा इसका उल्टा था कि अ, बीजिंग में जो शाही महल है, वहां सारी शक्ति हो और प्रांत को कुचल दिया जाए। तो यहाँ यहाँ माने पर, सम्राट बहुत वो है, हाँ, इतना पावरफुल। बृहद है हाँ, कि जितना दूर जाएंगे वहां पे इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, कोई ना कटन। कोई रेबल कर देगा। हम्म, और ये एकत्र होने के कारण जो है, राजा भगवान से भी ऊपर माने जाने लगा। हम्म, तो राजा जहां रहता था, निषिद्ध शहर, फॉरबिडन सिटी, वहां तो कोई राजा के अलावा और कुछ लोगों के अलावा कोई देख भी नहीं सकता था। ठीक है, नहीं तो वहां तो आप पराकाष्ठा समझ लीजिए कि जात पात की या ऊंच नीच की पराकाष्ठा है कि अ, तो ये इलाका था, तो वो भी विफल रहा। विफल रहा। और कई सम्राटों ने कोशिश किया कि इन दोनों का संयोजन भी हो, कि सत्ता मुख्य भी हो और प्रदेशों में भी हो। कुछ भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, ये कभी भी एक नहीं हो पाए। तो हम्म, ये तो आपकी हिस्ट्री है। जब हिस्ट्री आपको बता रही है कि ये एक नहीं हो पाए, तो आगे भी जाके ये एक नहीं होंगे, आप जितना भी कोशिश कर लीजिए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सब रणनीति विफल हो गई। तो आपको आवाज आ रही है? हम्म, अच्छा। तो इसमें अगर आप जोड़ लो कि जो चीनी इलाके नहीं है, मंगोलिया का है, हम्म, तिब्बत का है, तिब्बत। जिंगजिंग का है, हम्म, तो इसके कारण तो अ, ये जो इलाका अभी का जो चीन है, ये तो इतना अनस्टेबल हो जाएगा कि इसका टूटना तो तय है।
इतना तय है। और टूटेगा तो ज्यादा से ज्यादा मूल चीन बचेगा, और जो मूल चीन बचेगा 4000 साल से, वो कभी एक नहीं हुआ है, वो भी टूट भाग उसमें है। फिर मध्य उत्तर दक्षिण भी है। हाँ जी, हम्म। पूरब पश्चिम भी है। तो हम्म। इसमें ये जानने की जरूरत है कि हान जाति जो उत्तरी क्षेत्र में है, हम्म। वो लोग दक्षिण और मध्य लोगों को पे हावी हैं, हम्म। कि हम ही हैं जो हैं, और आप हमारे मन के मुताबिक ही काम करेंगे। हम्म। तो आप ये देखिए कि हाल में बीजिंग के प्रशासन ने अ, फरमान जारी कर दिया कि 9 बजे के बाद कोई छात्र पढ़ाई नहीं करेगा, हम्म। क्योंकि पढ़ाई करने वाले, पैसा कमाने वाले लोग तो मध्य चीन में हैं, दक्षिण चीन में हैं। वो हमसे आगे ना बढ़ पाए, तो उन्होंने इस प्रकार के कानून डालने हम्म। शुरू कर दिए हैं, ताकि जो मूल लोग हैं, कैंटोनीज लोग हैं, जिनका पश्चिम के देशों के साथ व्यापार है, जिनका धन उपार्जन करने की शक्ति बहुत ज्यादा है, वो उस पर नियंत्रण कर सके। तो तो हान का ही चलता है। हम्म। जी हाँ, जी हाँ। और ये तो चीन के अंदर ये बात हो रही है। चीन के बाहर तिब्बत के लोगों की तो कोई बिसात ही नहीं है। शिंगशियांग के जो मुसलमान हैं, उनकी तो कोई बिसात ही नहीं है, वो तो कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हैं। हम्म। किसी और दिन बात करेंगे भानु जी, कि हम्म। इनके सोचने का तरीका क्या है। उनके सोचने का हम्म। तरीका ये है कि सभ्य लोग वो हैं जो हान हैं, बाकी और जो दक्षिण और मध्य वाले हैं वो थोड़े कम सभ्य हैं। हाँ, और जो इसके अलावा जो प्रदेश है, तिब्बत। तिब्बत है, शिंगजियान है, मंगोलिया हाँ। है, ये सब बर्बर हैं। बराबर। और सिंजियान में इनसे भी जो मुसलमान दूर लोग है। हैं ना? जी, सिंजियान में मुसलमान लोग हैं। जी हाँ, जी हाँ। हाँ। हाँ, वो भी। और शिंगजियान से दूर 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 जो जो गोरे लोग हैं, वो बर्बरी नहीं है, वो भूतहे हैं, भूत की तरह हैं। तो तो वैसा इसलिए इनका सोच वैसा है, हान जी लोगों हाँ। का। हान। तो हाँ। इनकी भाषा में एक शब्द है आंगमाओ। हाँ। आंगमाओ मतलब सफेद रंग का भूत, व्हाइट मैन को आंगमाओ कहते हैं। तो ये इनके सोचने का तरीका है कि हान जो है सभ्य है, दक्षिण वाले थोड़े असभ्य हैं। और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे, जैसे जैसे इस केंद्र बिंदु से दूर होते जाएंगे, ये सब असभ्य लोग हैं, जिनको जिन पे दबाव डालना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ। तो अब ये देखा जाए कि मध्य प्रांत हमेशा जो है ट्रेड और पश्चिमी पश्चिमी दोस्तों के साथ मित्रता बनाना चाहता है, क्योंकि हाँ। पश्चिम का इन पे अभी भी पिछले 1.5 सालों से अभी भी एक मेंटल फोर्स है। हाँ। और इनको अपना जो उत्पाद है वो बेचने के लिए जरूरत है पश्चिमी देशों के पास, क्योंकि पैसा वहां है। तो हम्म। ये मध्य प्रांत के इसीलिए नेतृत्व जो है, हम्म। वो अलग तरह के नेता पैदा हुए हैं। जैसे हम्म। जिनताओ था, हम्म। जियांग जिन था, डेंग शियाओपिंग था। हम्म। उनके सोचने का तरीका अलग था, और आप देखेंगे कि ये सारे जो लीडर थे, ये भारत के घोर विरोधी थे। हम्म। तो अभी जो है अपना शी जी, जिनपिंग, जी, ये मध्य का है या उत्तर का? ये उत्तर का है। ये साक्षी प्रोविंस है ऊपर, हम्म। ये उत्तर का है। तो इसलिए वो थोड़ा सा इतना विरोधी नहीं है भारत का। जी हाँ, उसके सोचने का तरीका अलग है। हाँ। तो ये क्योंकि उत्तर का है, वो मध्य को दबाना चाहता है, हम्म। ताकि उसका जो इन्फ्लुएंस है, अ, मतलब एक लकीर है, दूसरी लकीर को मिटा दो, कम कर दो, तो कंपेरेबल हो जाएगी। हम्म। तो इसीलिए वो मध्य चीनियों को दबाना चाहता है। और मध्य चीनी जो है, पश्चिम देशों के साथ व्यापार और प्रोडक्शन के कारण हम्म। ये बहुत
धन बना रहे हैं। अच्छा, इसीलिए तो हाँ। इसीलिए शी जिनपिंग रूस के साथ ज़्यादा करीब है और पश्चिमी देशों के साथ ज़्यादा करीब है। करीब है, हाँ। तो हम इसको थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, माने शी जिनपिंग भारत के साथ भी वो, बिकॉज़ वो थोड़ा बहुत तो बिज़नेस की है ना, मध्य का है, तो वो हमेशा सिल्क रूट का धंधा चलाने वाला है उनका मेंटालिटी। जी हाँ, जो भी आदमी जिसकी सोच में थोड़ी सफाई हो, क्लैरिटी हो, हुँ, वो अपने देश को प्रगति पे ले जा सकता है। हुँ, ना कि वो पुराने इतिहास में फँसा रहे। वो इतिहास जब भारत स्वतंत्र नहीं था, वो दुश्मनी अपने दिल में क्यों लेके चले? हुँ, 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 और हुँ। अगर इनके बिल्कुल, सोचने का तरीका बराबर। ठीक है, हुँ, तो इनको शत्रुबोध भारत से नहीं होना चाहिए। हुँ, इनको शत्रुबोध उन ताकतों से होना चाहिए, जिन्होंने अभी तक विश्व में आधिपत्य बना के रखा है। हुँ, 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 और वो ताकतें चीन को ज़रा भी नहीं भाती हैं और वो समय की बात है, वो चीन को भी बर्बाद करना चाहती हैं। हुँ, अभी रूस को बर्बाद करना चाहती हैं यूक्रेन के माध्यम से, हुँ, अगला नंबर चीन का है। तो अगर अ, शी जिनपिंग को अगर थोड़ी बुद्धि है, हुँ, तो बेहतर होगा कि वो भारत को मित्र बना ले और रूस को मित्र बना ले, ताकि उसकी सुरक्षा हुँ, सुदृढ़ हो सके। नहीं तो अलग होगा, तो चीन बिखर जाएगा। ये जो बिगड़ बड़ा जाएगा। सा देश तो बेसिकली देश इसका सारांश जो है, वो चीन एक एक ही जाति का देश तो नहीं है, इसमें भी अंतर है। जी, और अलग-अलग जातियाँ हैं, अलग-अलग भाषा भी है और अलग-अलग मज़हब भी है, और 4-5 जगह को उन्होंने हड़प भी ली। जी हाँ, तो ये बहुत अच्छा आपने बताया कि लोगों को मालूम नहीं होता है कि चीन एक ही जगह है, एक ही देश है, एक ही संस्कृति है। लेकिन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मंचूरिया जो मंचूरिया ग्रिल अलग होता है, हुनान का खाना अलग होता है, सिज़ुआन का अलग होता है, तो तभी तो मालूम होना चाहिए कि अलग-अलग लोग हैं। जी हाँ, एकदम, एकदम सही बोले आप। अच्छा बताया आपने। तो फिर अपना हिंदी चैनल की शुरुआत आपने की, और कुछ ऐसे कार्यक्रम करेंगे अपना जो समकालीन का जो भी चलता है चर्चा विश्व में, अवश्य, अवश्य। तो जियोपॉलिटिक्स माना जाता है, उसमें जी, आपसे फिर बात करूँगा मैं। अवश्य। बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपके माइंड दर्शकों मीडिया या जय नमस्ते। भारत। Mind Media, the voice of India.